ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलो, साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है, कोई इशू नहीं है ना? ओके, नमस्ते, जय हिंद। करते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट। हम अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सीडीएस के लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा सतीश, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन न्यूट्रिशन, और ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट में हमने कल की क्लास में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ रहे थे पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में मैंने कहा था इनको हम आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पॉलीसैकेराइड को एक तो था होमोसैकेराइड, एक जैसा, और एक था हेटेरोसैकेराइड। होमोसैकेराइड का मतलब क्या था? ऐसा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो एक जैसी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सारी की सारी यूनिट हैं वो एक जैसी हैं। अगर ग्लूकोज की है तो ग्लूकोज की रहेंगी, फ्रक्टोज की है तो फ्रक्टोज की रहेंगी। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब था जिसमें बहुत सारी सैकेराइड यूनिट हो, लेकिन साथ में वो क्या हो बच्चा, आप बताएंगे, वो अलग अलग टाइप की हैं। मतलब इसमें जो यूनिट्स हैं वो कोई ग्लूकोज की होगी, कोई फ्रक्टोज की होगी, कोई गैलेक्टोज की होगी, कोई माल्टोज की होगी। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं, एक जैसी यूनिट है, उसे होमोपॉलीसैकेराइड, जिसमें अलग अलग है उसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब हमने कल की क्लास में इन दोनों के एग्जाम्पल तो नोट कर लिए थे। जैसे हमने पढ़ा था कि होमोसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है स्टार्च। तो अब थोड़ी बहुत स्टार्च वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है स्टार्च, कहाँ पे पाया जाता है स्टार्च, स्टार्च के लिए क्या क्या सोर्सेस होते हैं, और हम स्टार्च को कैसे ले सकते हैं, और स्टार्च से कैसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना? यही कल की क्लास यहीं तो छोड़ी थी हमने, ठीक है? जब बात करते हैं स्टार्च की, लैपटॉप में बिल्कुल चल जाएगी क्लास। आप लैपटॉप में जाइए ना, futuretimescoaching.in डालिए, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपके लैपटॉप में क्लास चल जाएगी। तो जब बात करते हैं स्टार्च की, सबसे पहले अगर आपको स्टार्च लेना है तो स्टार्च के लिए क्या क्या खाओगे, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं? बच्चा, आप खाओ आलू, पोटैटोज, आलू में स्टार्च होता है, केले में स्टार्च होता है, बनानास खाओ आप। इसके साथ आप चावल खाइए, चावल में भी स्टार्च होता है। और इसके साथ अगर आप मक्का, चना खा रहे हैं, जैसे आप मक्का खा रहे हैं या चना, ग्राम खा रहे हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब से आपको बहुत अच्छी मात्रा में स्टार्च मिलता है। हम जो डेली लाइफ में खाते हैं उनमें से एक आलू है जिसमें स्टार्च ज्यादा होता है, और एक चावल होता है जिसमें स्टार्च ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं चावल को 2-3 बार धो के खाते हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जिनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पहले से ज्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं, चावल को 2-3 बार पानी से वॉश करके फिर वो पका के खाते हैं। तो 2-3 बार अगर आप चावल को वॉश कर रहे हो तो उसका स्टार्च आधे से ज्यादा गायब हो जाता है। तो बच्चा, आलू हो गया, केला हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया, अगर ये चीजें खाते हैं या इनसे बनी हुई चीजें खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या आता है? स्टार्च आता है। स्टार्च किसका बना हुआ होता है? स्टार्च बना हुआ होता है अल्फा ग्लूकोज से। मैंने कहा कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब इसमें बहुत सारी यूनिट होंगी। जब अल्फा ग्लूकोज की n यूनिट जुड़ जाती हैं, अब n में कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम कितनी होंगी? 10। भाई, पॉलीसैकेराइड कैसे बनता है? मैंने पढ़ाया था ना कल की क्लास में कि मिनिमम 9 के बाद 10 या 10 से अधिक इकाइयां जुड़ती हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो जब अल्फा ग्लूकोज की 10 से लेकर अनंत तक कितनी भी हो सकती हैं, इसलिए हमने n नंबर लगा दिया। तो जब अल्फा ग्लूकोज की n यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है, और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्टार्च। स्टार्च प्लांट्स में भी होता है। स्टार्च प्लांट्स में कैसे होता है? तो प्लांट्स में ये रहता है प्लांट का रिजर्व फूड। रिजर्व फूड का मतलब होता है बच्चा संचित भोजन।
आप जानते हैं हमारे गाड़ियों में हम क्या रखते हैं, पेट्रोल और डीजल रिजर्व रखते हैं। रिजर्व का मतलब क्या है, किसी दिन अचानक से अगर हमारे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं बचा तो जो रिजर्व वाला टैंक है उससे पेट्रोल डीजल हमारी गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिक लेने लग जाता है। ठीक वैसे ही अगर प्लांट के पास किसी दिन खाने वाने की कमी हो जाए तो वो पहले से ही अपना रिजर्व फूड लेके चलता है कि भाई इस रिजर्व फूड से हम काम चला लेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधों का संचित भोजन, या इसे बोलते हैं हिंदी में संग्रहित भोजन, संचित भोजन या संग्रहित भोजन किसकी फॉर्म में होता है? आप बताओगे स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो प्लांट्स अपना जो भोजन है वो रिजर्व रखते हैं, और रिजर्व किसकी फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। और वो रिजर्व करके कहां रखते हैं? तो अपनी रूट्स में रखते हैं, अपनी जड़ों में रखते हैं। अब आपके दिमाग में, मुझे पता है क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये प्लांट में स्टार्च कहां से आ गया? अब इस बात का आंसर जरा ध्यान से सुनो। आप जानते हैं पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बात कितने बच्चे जानते हैं? मान लो इस तरीके से एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर ऐसे बहुत सारी यहां पर इसकी लीफ लगी हुई है, पेड़ के पत्ते लगे हुए हैं, और पेड़ के पत्ते ये यहां पर इसकी जड़ें हैं। आप जानते हैं पेड़ की जो लीफ होती है, पत्ता होता है, इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस में खाना क्या बनता है? तो इनकी लीफ में बनता है ग्लूकोज। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, आगे आपको पढ़ाऊंगी, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो पेड़ के पत्तों के अंदर, हर एक पत्ते के अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ही प्लांट्स का खाना होता है। अब मानो कि एक ये पत्ता है, इस पे बहुत सारा ग्लूकोज बना, कुछ यहां बना, कुछ यहां बना, कुछ यहां बना, ऐसे बहुत सारा ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो ये पेड़ क्या करेगा? अपने सारे ग्लूकोज को एक साथ मिला दिया। अब ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ गई, और ये ग्लूकोज आता है फिर यहां से होता हुआ कहां पर? प्लांट की जड़ों में आता है। और इन रूट्स के अंदर जब ये ग्लूकोज आ जाता है तो बच्चा बहुत सारा ग्लूकोज की n इकाई जुड़ जाती हैं, तो वो जड़ों के अंदर आने के बाद वो क्या कहलाता है? वो स्टार्च कहलाता है। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पेड़ पौधों का संचित या संग्रहित भोजन किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। कहां होता है? उनकी जड़ों में। ये स्टार्च कैसे आया? तो आप बताओगे कि पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहे हैं, अपना ग्लूकोज बना रहे हैं, जब वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसी प्लांट के नीचे की तरफ जड़ों में आकर वो ग्लूकोज आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ने से उसी ग्लूकोज का आगे चलकर कन्वर्जन हो जाता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो प्लांट्स का जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च होता है। अब किसी दिन अगर इस प्लांट को ग्लूकोज की कमी हो गई तो वो इसी स्टार्च को तोड़कर अपनी ग्लूकोज की कमी को पूरा कर लेगा। इसके अलावा जो ग्लूकोज होता, स्टार्च होता है, वो और कहां पाया जाता है? आप बीमार पड़ते हैं कभी तो आप खाते होंगे कैप्सूल। कैप्सूल खाते हैं ना, ऐसे पिंक कलर का, सफेद कलर का, ऐसे बहुत सारे कैप्सूल आते हैं ना लाल रंग के, और उस कैप्सूल के अंदर हल्की हल्की ऐसे दवाइयां रहती हैं। तो इस कैप्सूल का इस तरीके से बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन होता है, कैप्सूल का क्या होता है? ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये झिल्ली होता है। ये झिल्ली किसका बना हुआ होता है? तो आप बताएंगे ये भी स्टार्च का बना हुआ होता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। कैसा? पॉलीसैकेराइड। पॉली में कैसा? होमोसैकेराइड। किसका बना हुआ है? अल्फा ग्लूकोज का। किसमें होता है? आलू में, केले में, चावल में होता है। प्लांट का रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। कहां होता है? उनकी जड़ों में। और कैप्सूल के चारों तरफ जो बाहर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, वो मेम्ब्रेन भी किसकी बनती है? आप बताएंगे बच्चा, ये भी बनती है स्टार्च की बनती है। तो ये होता है स्टार्च। अब स्टार्च के बाद होमोपॉलीसैकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल बनता है ग्लाइकोजन। बहुत ध्यान से सुनना, दूसरा एग्जाम्पल क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। जब बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो ये ग्लाइकोजन भी किससे बनता है? ये भी अल्फा ग्लूकोज से बनता है। ये भी किससे बनता है? अल्फा ग्लूकोज से बनता है। अल्फा टाइप के ग्लूकोज के ही आपका
क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ होता है, ये होता है बच्चा एनिमल्स या अपना ह्यूमन बींग्स का रिजर्व फूड, ह्यूमन बॉडी का रिजर्व फूड कहलाता है। रिजर्व का मतलब मैं बता चुकी हूं, संग्रहित भोजन, वो भोजन जिससे बाद में एनर्जी लेनी है, आपको बाद में काम में लेना है। अब कैसे बनता है ये जानवरों का या मनुष्य के शरीर का संचित भोजन? बच्चा हम लोग बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप जानते हैं कि हम ऑन एन एवरेज एक दिन में 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो हम ले ही लेते हैं, आप ये बात जानते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाकर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है, और सिंपलेस्ट का मतलब है ये ग्लूकोज में बदल जाती है। तो जब बहुत सारा ग्लूकोज आ गया हमारे बॉडी में, तो ये जो बहुत सारा ग्लूकोज होता है, एक्सेस ग्लूकोज होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है, एक एक चीज को सुनते जाना है क्योंकि ये चीजें बार बार आएंगी आपकी। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो ये एक्सेस ग्लूकोज है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। वो इस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ये ग्लाइकोजन जाता है और जाकर कहां पे स्टोर होता है, हमारे लीवर में, हमारे यकृत में जाकर स्टोर हो जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि ह्यूमन बॉडी का रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में होता है, मनुष्य के शरीर का या जानवरों का संग्रहित भोजन किसकी फॉर्म में होता है, आप बताएंगे ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और कहां पे स्टोर होता है, हमारे लीवर में। जैसे पेड़ पौधों में स्टार्च होता है, उनकी जड़ों में जाके स्टोर होता है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो इस ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर वो ग्लाइकोजन बना देती हैं। और इसे जोड़ने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन इस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और यही ग्लाइकोजन है ये हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। अब मान लो किसी दिन आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी सेल्स के पास एनर्जी की कमी है, आपकी सेल्स कह रही है भैया मुझे तो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम क्या करेगा, जो लीवर के पास ज्यादा मात्रा का ग्लाइकोजन है उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, इस ग्लाइकोजन को फिर वापिस ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। और इस ग्लूकोज से फिर हमारे बॉडी में क्या निकलने लग जाएगी, एनर्जी, हमें ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो रिजर्व फूड होता है वो होता है बच्चा, आप बताएंगे यहां पर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। हाँ, लीवर में होता है, और लीवर के साथ साथ अगर मैं बात कर दूं बच्चा, हल्का फुल्का ये ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में भी रहता है। लीवर के अंदर तो जाता ही है, लीवर के बाद ये हमारी मांसपेशियों में भी हल्का फुल्का जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन ज्यादा कहां पर जाता है, तो लीवर में जाके स्टोर होता है। ठीक ऐसे ही गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, जितने भी जानवर हैं उन सब में ग्लाइकोजन इसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। राइट, चलो अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आता है होमोपॉलीसेकेराइड का काइटीन। क्या एग्जाम्पल आता है बच्चा, काइटीन, CHITINE, काइटीन। और ये काइटीन कहां होता है, काइटीन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कैसा, पॉलीसेकेराइड, पॉली में कैसा, होमोसेकेराइड। और ये काइटीन कहां पाया जाता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट, कीट होते हैं, कीड़ा मकोड़ा, है ना, जैसे कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, चींटी हो गया। इसके साथ साथ आप बताएंगे बच्चा, जैसे आपके ये और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई हो गया, है ना, मच्छर हो गया, तितली हो गया, ये जो इंसेक्ट्स। और इसके साथ साथ आप बताएंगे बच्चा, फंगस जो होते हैं, फंगस का मतलब होता है आपके कवक या फफूद। तो कवक और जो फफूद होते हैं उनके अंदर भी ये काइटिन क्या रहता है, रिजर्व फॉर्म में रहता है। एक तो ये रिजर्व फॉर्म में रहता है, उनके रिजर्व फूड की फॉर्म में, संग्रहित भोजन की फॉर्म में, और दूसरा आप बताएंगे कि ये उनकी सेल वॉल भी बनाता है। ये जो फंगस होते हैं ना, फंगस की एक सेल है, इस सेल के चारों तरफ इस तरीके से एक सेल वॉल पाया जाता है। सेल के चारों तरफ एक कवरिंग लगी हुई होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल। इसे क्या बोलते हैं,
कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। इसे स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। काइटिन क्या है? एक शर्करा है। उसके बाद पूछ ले कि जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर चींटी ये सब होते हैं, इनका रिजर्व फूड, इनका संग्रहित भोजन किसकी फॉर्म में होता है? आप बताएंगे इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइटिन। प्लांट का क्या हो गया? स्टार्च। हमारा क्या हो गया? ग्लाइकोजन। कीड़े मकोड़ों का क्या हो गया? काइटिन। अब ये काइटिन किससे बनता है? तो बच्चा ये बनता है, लिखिएगा, इट इज मेड अप ऑफ नाग। नाग NAG। NAG का फुल फॉर्म क्या होता है? एन एसिटाइल। लिखिएगा ये किसका बना हुआ होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन की जब N यूनिट जुड़ती हैं, N का मतलब कितनी भी हो सकती हैं, मिनिमम 10 होंगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, राइट। तो आप बताएंगे बच्चा कि काइटिन किसका बना हुआ होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन। हिंदी में सेम नाम है एन एसिटाइल। लिखिएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन। ग्लूकोसोमाइन इसे शॉर्ट फॉर्म में हम नाग के नाम से जानते हैं। तो इसकी यूनिट जब जुड़ती है तो काइटिन बनाती है, काइटिन बनाती है। तो होमोपोलीसेकेराइड का तीसरा एग्जाम्पल हो गया काइटिन। चौथे पे चलते हैं, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है इस धरती के ऊपर, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। फोर्थ नंबर पे जो आता है होमोपोलीसेकेराइड का एग्जाम्पल, वो आता है सेल्यूलोज। इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यही होती है। लिखेंगे इट इज द मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाली शर्करा है। जितनी भी आपने पढ़ी है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, है ना, इन सब में स्टार्च, काइटिन, इन सब में सबसे ज्यादा शर्करा कौन सी है? तो मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सबसे ज्यादा है। तो या तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धरती के ऊपर सबसे ज्यादा शर्करा कौन सी है, आप कहेंगे सेल्यूलोज। या एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा, या एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा यहां पर दूसरा कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक। बच्चा ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सेल्यूलोज में भी तो कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट किससे बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनती हैं। तो बच्चा इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? सुनो, इस धरती पर सबसे ज्यादा शर्करा कौन सी है? आप क्या बताएंगे? सेल्यूलोज। इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है। और ये सेल्यूलोज कहां होता है? ये बच्चा पाया जाता है जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। पेड़ पौधों की जो सेल्स हैं, जब किसी प्लांट की सेल को लोगे तो इसकी सेल के चारों तरफ इस तरीके से एक कवर बना हुआ दिखेगा, एक आवरण लगा हुआ दिखेगा, और इसी आवरण को कहते हैं सेल वॉल। और ये सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। इसीलिए प्लांट्स ज्यादा हैं, वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन इन सब के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो प्लांट ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी कौन सी हो गई? आप बताएंगे सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया। ठीक है, तो प्लांट की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं सेल्यूलोज के बारे में। तो बच्चा, अगर मैं बात करती हूं सेल्यूलोज की, तो ये कॉटन में भी होता है। कॉटन का मतलब होता है कपास। कपास तो देखा होगा ना आपने। कॉटन के अंदर भी क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है।
कॉटन फाइबर होते हैं उसमें बच्चा अप्रोक्स 90% सेल्यूलोज होता है। कॉटन फाइबर में 90% जो कपास के रेशे होते हैं उनके अंदर 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। और जब सेल्यूलोज की बात करते हैं ये किसका बना हुआ होता है, तो इट इज द मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज की जब n यूनिट जुड़ती हैं तब हमें क्या मिलता है, आप बताएंगे सेल्यूलोज मिलता है। देखो बेटा ध्यान से सुन लेना, स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा टाइप के ग्लूकोज से बना हुआ होता है। और अब ये अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, तो वो जब आप इनकी स्ट्रक्चर समझते हो ना ग्लूकोज की, तो उसमें से रिंग बनी हुई थी। रिंग तो रिंग में एक में ऑर्थो वाली जगह होता है, इतना आपको याद नहीं रखना है, आप बस इतना याद रखो कि जो स्टार्च और जो ग्लाइकोजन होता है वो अल्फा टाइप के ग्लूकोज से बना हुआ होता है, जबकि सेल्यूलोज होता है वो बीटा टाइप के ग्लूकोज की जब n इकाई जुड़ता है तो सेल्यूलोज मिलता है। और सेल्यूलोज कहां पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति के अंदर सेल्यूलोज होता है। उसके अलावा जो कॉटन होता है, कॉटन के फाइबर होते हैं, कपास के रेशे होते हैं, उनके अंदर 90% सेल्यूलोज होता है। और इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कौन सा शर्करा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, काइटिन, इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा है, सेल्यूलोज है। तो ये जो चार पढ़े आपने कौन कौन सा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेल्यूलोज, ये चारों क्या हैं, होमोपॉलीसैकेराइड हैं। अब बात करते हैं मैम हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं। सिर्फ दो हैं और सिर्फ दोनों के बारे में एक एक पॉइंट नोट करना है आपको। हेटेरोसैकेराइड, हेटेरोसैकेराइड का मतलब क्या हो गया बच्चा, जो अलग अलग इकाइयों से बनी हुई हैं। हिंदी में सेम नाम होगा, हेटेरो पॉलीसैकेराइड या हेटेरोसैकेराइड लिख दो। वैसे पॉली लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है हैपरीन। पहला एग्जाम्पल क्या है, हैपरीन, हिंदी में हेपैरिन लिखा जाता है। और ये हेपैरिन के बारे में आपको क्या पॉइंट नोट करना है, आप जानते हैं हमारे शरीर में ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर खून होता है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर खून होता है। और बच्चा आप जानते हैं खून हमारी नसों में दौड़ता है, कभी भी हमारे शरीर के अंदर खून जमता नहीं है। ये जो आपकी नसें दिख रही है ना, इन सब के अंदर खून दौड़ रहा है। तो हमारे खून को हमारे शरीर के अंदर जमने से बचाने के लिए हमें भगवान ने एक नेचुरल कोगुलेंट दिया है ना, जो जमने नहीं देता है हमारे खून को, जो अंदर ही हमारे खून को जमने नहीं देता है, उसे बोलते हैं हैपरीन। हैपरीन क्या होता है आप बताएंगे, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब हो गया ये हमारे रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, तो इसे बोलते हैं रक्त रोधी कारक। रक्त रोधी कारक इसका मतलब हो गया ये हमारे शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है नसों में उसे कभी जमने नहीं देता है। आप सोचिए अगर हमारे बॉडी में हेपैरिन नहीं होता तो हमारा खून हमारी नसों के अंदर जम चुका होता। खून जम गया, खून किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, खून ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का, पानी का, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो अगर खून जम जाता तो हमारा हार्ट फेल हो जाता, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती और आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है कभी भी, उसे कहते हैं हैपरीन। उसे क्या कहते हैं, हैपरीन। और हैपरीन एक टाइप का हेटेरोपॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन कैसे आएगा, मनुष्य के शरीर में कभी भी रक्त का थक्का नहीं जमता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हेपैरिन। हेपैरिन की उपस्थिति के कारण हमारी नसों के अंदर कभी भी खून जमता नहीं है बच्चा। सेल वॉल का मतलब क्या होता है बच्चा, प्लांट की ये जो सेल है, आपने प्लांट का एक सेल लिया, उस सेल के चारों तरफ इस तरीके से एक कवर मिलेगा, आपको एक आवरण मिलेगा। इस कवर को बोलते हैं सेल वॉल, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, किसने पूछा है ये, शायद रिंकी ऐसा कुछ करके हैं,
मैंने बता दिया है आपको, ठीक है बच्चा। तो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो गया, किसके कारण हमारा खून कभी भी जमता नहीं है नसों में, आप क्या बताओगे, हेपरिन के कारण। नेक्स्ट, हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल और है हाइल्यूरिक एसिड। क्या है, हाइल्यूरिनिक एसिड, हाइल्यूरिनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। और ये हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारी एक तो स्किन के लिए अच्छा होता है। ये कहाँ होता है, ध्यान से सुनना, हल्का फुल्का हमारी स्किन में होता है, त्वचा में होता है। इसके साथ ये पाया जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड में। एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, किसी बच्चे ने कभी सुना है, कोई बता सकता है एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? एम्बिलिकल कॉर्ड होता है बच्चा गर्भनाल। जब आपका जन्म हुआ था तो माँ और बच्चे के बीच में एक नाल होता है जिसे हम गर्भनाल कहते हैं, और इसी गर्भनाल को इंग्लिश में एम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। और इसी एम्बिलिकल कॉर्ड में हाइल्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके साथ हमारे बॉडी में होते हैं एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, आगे पढ़ाऊंगी आपको। हमारे शरीर में होते हैं एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें हम कहते हैं संयोजी ऊतक। इनमें भी हाइल्यूरिक एसिड पाया जाता है, इनमें भी हाइल्यूरिक एसिड पाया जाता है। तो हेपरिन और हाइल्यूरिक एसिड जो होता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन कैसे, हेटेरोपॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। होमो में 4 पढ़े, हेटेरो में 2 पढ़े। इनके बारे में सिर्फ 2 पॉइंट नोट करना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या पूछा था कि जो बच्चे का गर्भनाल होता है उसके अंदर कौन से एसिड की प्रेजेंस देखी गई है, बच्चे के गर्भनाल में कौन से अम्ल की उपस्थिति को देखा गया है। तो बच्चे का जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके अंदर हाइल्यूरिक एसिड होता है, और जो हेपरिन होता है वो हमारे खून में होता है, हमारी नसों में होता है, ये कभी खून को जमने नहीं देता है, राइट। तो ये आपकी होगी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होगी, और यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट का जो 3 कैटेगरी था वो पढ़ लिया। कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये सारी की सारी जितने ही मैंने आपको पढ़ाई हैं ये सब नेचुरल कार्बोहाइड्रेट हैं, ये हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, हाइल्यूरिक एसिड, इसके अलावा हेपरिन, ये सब नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होती हैं। अब बच्चा मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाती हूं, कुछ आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट भी होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट भी होती हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम शर्करा, जो इंसान के द्वारा लेबोरेटरी में बनाई गई हैं, लैब में मैन मेड, जो इंसान ने बनाई है बच्चा, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं प्रयोगशाला में। अभी तक जितनी पढ़ी वो सब नेचुरल थी। अब मैं कुछ नाम लिखवा रही हूं, ये आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होती हैं, ये इंसान ने बनाई है लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। कौन सी है, नाम लिखिएगा। एक होता है एस्पार्टेम, क्या होता है, एस्पार्टेम। एक होता है बच्चा सैक्रीन, सैक्रीन सेम नाम हिंदी में है। एक होता है सुक्रालोज। ये होती है बच्चा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, ये मैन मेड हैं और ये नुकसान पहुंचाती हैं इंसान के शरीर में। अगर आप इनको लेते हो तो इनसे बच्चा क्या होता है, आप बताएंगे बच्चा, इनसे हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचता है। इनको क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। ये कहां पे होती हैं, ये काम में ली जाती हैं सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज में। कोल्ड ड्रिंक बनती है ना, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, ये सब पीते होंगे आप, है ना। इनको थोड़ा कम कीजिए पीने में, इनको पीना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि इनके अंदर डलती हैं आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, जो नेचुरल होती हैं उससे 100 गुना ज्यादा मीठी होती हैं। ये एक कोल्ड ड्रिंक बनती है ना, वो जो आती है अभी 35 रुपए की आती है क्या, उसको बनाने में 20 चम्मच चीनी लगती है। अब आप बताओ, अगर आपने एक
पेप्सी की बोतल बनानी है आपको, है ना, 30 रुपए वाली या 35 रुपए की जितनी भी आती है, उसको बनाने में आप 20 से 25 चम्मच शुगर डाल रहे हैं, तो कंपनी बेच रही है उसे 30 रुपए में, तो 30 रुपए में वो कम से कम 15-20 रुपए का तो चीनी डाल देगी। अब 15-20 रुपए का जब चीनी डाल दिया, उसके बाद उसकी पैकिंग और भी बहुत कुछ, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड डलता है, इतना सारा चीज डलता है, तो इतना कॉस्टली हो जाएगा वो, तो कंपनी को कैसे फायदा होगा। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसमें नेचुरल कार्बोहाइड्रेट की जगह ये डाल देते हैं। इसकी एक छोटी सी गोली आएगी, ये डाल देंगे ऐसे 2 गोली, और उससे मीठा हो जाएगा, उससे आपको मीठा लगेगा। तो कंपनी को भी फायदा, ये मुश्किल से 2-2.5 रुपए की कॉस्ट आती होगी, एक वो 30 रुपए वाली मैं बता रही हूँ, है ना, बनाने के लिए। तो आप सोचिए बच्चा कि इसीलिए ये कोल्ड ड्रिंक इतनी नुकसान पहुंचाती है शरीर को। कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मरिंडा, माजा, ये सब इतनी मीठी कैसे बनती हैं? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से बनती हैं। इसलिए आपने बीच में देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का कितना सारा बॉयकॉट हुआ था। वो आपके कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हटा के पानी की बोतल ले ली थी? वो आपके फुटबॉल प्लेयर। तो एक दिन के अंदर कोल्ड ड्रिंक की कंपनी का शेयर डाउन हो गया था 50%, है ना। रोनाल्डो जी ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हटा के पानी पिया था ना। तो बिल्कुल सही बात है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार, वो कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। मेरे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक आती ही नहीं है, ना मैं पीती हूँ। हाँ, अगर आपको पीना है सॉफ्ट ड्रिंक, आप सोडा पी लीजिए, आप लिम्का पी लीजिए, ये थोड़ी ठीक होती है ना, इनके अंदर सोडा होता है। लेकिन अगर आप ये सब पी रहे हैं ना, ये थम्स अप, पेप्सी, इनसे बच्चा 50% लोगों का डायबिटीज का कारण, आजकल आप देखते होंगे 10 साल के बच्चे को डायबिटीज मिल जाता है, क्योंकि बच्चा भर भर के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, एक दिन में 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो ये सब हार्मफुल होती हैं। नेचुरल चीज नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है बच्चा। तो 50% लोगों को डायबिटीज का कारण ये आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो ये आर्टिफिशियल शुगर है। ये कुछ लोग मिठाई वाले, जो मिठाई हम क्यों बोलते हैं घर पे बनाई हुई मिठाई अच्छी होती है, क्योंकि घर पे हम नेचुरल चीजें यूज करते हैं। अब मिठाई की दुकान वाले पता है क्या करते हैं, पेड़ा बनाया, पेड़े में कितनी चीनी डलती है आप सोचिए, गुलाब जामुन में कितनी चीनी डलती है, चाशनी बनती है, तो इतनी सारी चीनी डालेगा और गुलाब जामुन बेचेगा 300 रुपए किलो, उसमें कम से कम 400 की तो चीनी डल जाएगी, चाशनी डल जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, चीनी की जगह ये आर्टिफिशियल शुगर यूज करते हैं, इनकी गोली डाल के मीठा कर लेते हैं। तो ये मिठाइयां भी आपको बाहर से थोड़ा कम खाएं। हाँ, जिस दुकान पे आपको ट्रस्ट है कि ये चीनी विनी में या गुड़ में बना रहा है, उसका आप खाइएगा। लेकिन कुछ दुकानें होती हैं जो क्या करती हैं, इनको यूज करती हैं, और ये बहुत खतरनाक होती है, ये डायबिटीज का कारण बनती हैं आपके। तो ये आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट हैं जो नेचुरल है, उसे 100 गुना ज्यादा मीठी होती हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि इनको थोड़ा सा आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है शुगर का, किसी का शुगर लेवल ज्यादा रहता है, या अगर आपको लगता है कि इसको डायबिटीज हो सकता है इन फ्यूचर में, तो प्लीज उनसे थोड़ा दूर रखें इन कोल्ड ड्रिंक वगैरह को। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट सुनो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये होगी आपकी आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। हाँ, नेचुरल खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, आप जूस पियो, नेचुरल कितना भी लो, आप शहद खाओ, आप गन्ना खाओ, है ना, ये नेचुरल कार्बोहाइड्रेट आप कितने भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो अब बात करते हैं बच्चा हम, देखो मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, सैकेराइड होती है, ये बात बताई थी ना मैंने। और बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट की 2 सैकेराइड यूनिट होती हैं, 2 सैकेराइड यूनिट हैं, इनके बीच में कौन सा लिंक, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो आप बताएंगे, ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम का क्वेश्चन है। 2 कार्बोहाइड्रेट की सैकेराइड यूनिट हैं, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बच्चा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हिंदी में सेम नाम है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जब बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, तो वो कौन से बॉन्ड की हेल्प से जुड़ती हैं? वो जुड़ती हैं बच्चा, आप बताएंगे, वो जुड़ती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की प्रेजेंस से। ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम का क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बताती हूं, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं हर चैप्टर के निकाल लेती हूं। एक क्वेश्चन ये आता है बच्चा कि जब आप किसी भी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की, अब पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? स्टार्च, इसके अलावा आप बताएंगे ग्लाइकोजन, ये सब
पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती हैं। जब आप इनकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हो, किसके साथ? आयोडीन के साथ, तो यहां से कैसा कलर हो जाता है पॉलीसेकेराइड का? तो बच्चा यहां पे कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग की कार्बोहाइड्रेट हो जाती है। मतलब अगर आप देख लेना ये बात, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना ये, ठीक है? आलू लेना, ये एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट है। आलू लेना, आलू को हल्का सा कट करना, कट करके अगर आपके पास आयोडीन है तो इसके ऊपर आप आयोडीन डालना, और आयोडीन डालने के बाद ये आलू हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। क्यों? क्योंकि आलू के अंदर क्या है? स्टार्च है, और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब कभी भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आयोडीन डालते हैं तो वो लाल भूरे रंग का हो जाता है, वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है इससे ज्यादा, ठीक है? चलो अब चलते हैं हम दूसरा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे। अगला न्यूट्रिएंट आता है अपना प्रोटीन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे चलते हैं हम, प्रोटीन पे। कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट को हम पढ़ेंगे प्रोटीन नाम से। प्रोटीन के बारे में अक्सर आपने बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। ओके, राजू सिंह कह रहे हैं कुछ से बताइए, कुछ बताइए कहां से लाएं आयोडीन? मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है बच्चा। हाँ, रेड बुल भी नहीं पीनी चाहिए, रेड बुल में तो बहुत ज्यादा आता है। मेडिकल स्टोर पे आयोडीन की बोतल आती है अगर आपको लाना एक्सपेरिमेंट करना है तो, ठीक है? चलो अब बात करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन क्या होती है? अक्सर आपने सुना होगा कि जो लोग जिम वगैरह करते हैं या जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो लोग बॉडी बनाते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं। कुछ होते हैं जो आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं। देखो, आर्टिफिशियल चीज हमेशा नुकसान पहुंचाती है, आज नहीं 10 साल बाद पहुंचाएगी। पहली बात तो अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि जब कभी भी आप अपने खाने में कोई भी सप्लीमेंट खाना चाहते हैं तो उसे नेचुरल ले, आर्टिफिशियल चीज हमेशा नुकसान पहुंचाएगी। आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 18-20 साल के, जिनको ना जिम जाने का, सिक्स पैक बनाने का, डोले सोले बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने का बड़ा शौक होता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में उनको 30-35 साल में जाकर उनको हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां आ जाती हैं, उनको हार्ट अटैक आने लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा, अगर हम बात करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल प्रोटीन खाते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े डिब्बे लेके आते हैं, दूध के अंदर, पानी के अंदर घोल घोल के लेते रहते हैं, और वो आर्टिफिशियल प्रोटीन आज उनको नहीं पता है कि उनको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन 7-8 साल बाद उन्हें पता लगेगा कि वो उसके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक प्रोटीन था। कैसे? आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है? जब बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन क्या होता है बच्चा? ऐसा कोई कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट से बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स, जब इतने एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ा था तो क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट। और जब इन सब के साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, आप बताएंगे, प्रोटीन। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है बच्चा? कार्बनिक यौगिक। जिसके अंदर कार्बन हो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ऊपर देखो, प्रोटीन में कार्बन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है कार्बन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। प्रोटीन भी एनर्जी कंपाउंड होते हैं, बिल्कुल। आप पूछोगे मैम क्या प्रोटीन से एनर्जी मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। ये भी ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं, इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी कम, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी कम। 1 ग्राम प्रोटीन खाया है आपने अगर, तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.0 से लेकर 4.2 के बीच में आपको कैलोरी मिल सकती है। थोड़ा सा कम मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट से। कभी कभी बुक्स वाले लिखते हैं बच्चा 4.0 टू 4.1, कुछ बुक्स वाले लिखते हैं 4.1 टू 4.2। सारे आंसर सही हैं, कोई आंसर गलत नहीं है। आप डिपेंड करेगा एग्जाम में आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है?
तो प्रोटीन से भी हमें बिल्कुल एनर्जी मिलती है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और जब प्रोटीन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने प्रोटीन की खोज की थी? प्रोटीन की खोज हुई है बच्चा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की डिस्कवरी आपको नहीं लिखनी है। प्रोटीन की खोज की गई थी मुलर नाम के साइंटिस्ट द्वारा, MULDER, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करते हो तो डी साइलेंस रह जाता है। और ये जो प्रोटीन टर्म है, प्रोटीन जो शब्द है, प्रोटीन नाम है, ये बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। ये बर्जीलियस साइंटिस्ट बहुत फेमस है बच्चा। बर्जीलियस साइंटिस्ट ने प्रोटीन का नाम रखा, मुलर ने प्रोटीन की खोज की, और एक पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, वो आप ना भी लिखो तो चलेगा, जिन्होंने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। कोई बात नहीं, वो नहीं याद करो। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सैकेराइड। वैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन किसका बना हुआ है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? तो प्रोटीन बना हुआ होता है बच्चा अमीनो एसिड का। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है अमीनो एसिड, हिंदी में बोलते हैं अमीनो अम्ल। जैसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सैकेराइड। बहुत सारी सैकेराइड के जुड़ने से कार्बोहाइड्रेट में बन रहा था। ठीक वैसे ही जब अमीनो एसिड की बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाती हैं, तब जाकर हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। कैसे मिलता है? सुनो बच्चा, देखो, पहला अमीनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते करते n इकाइयां जुड़ गई प्रोटीन की, अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड की n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ी, तब जाकर हमें क्या मिला? तब जाकर हमें प्रोटीन मिला। क्या मिला बच्चा? प्रोटीन मिला। तो या तो मैं ये कह दूं कि बहुत सारी अमीनो अम्ल के जुड़ने से प्रोटीन बनता है, या मैं यूं कह दूं कि प्रोटीन टूटता है तो बहुत सारी अमीनो अम्ल मिलती हैं। बात तो बराबर है ना? वही बात, बूंदी के लड्डू से आपने क्या बना लिया? बहुत सारी बूंदियों से एक लड्डू बना लिया। जब उस लड्डू को तोड़ोगे तो बहुत सारी बूंदियां मिलेंगी। ठीक वैसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ के आपने प्रोटीन बना लिया। प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमीनो एसिड मिलेगा। अब बच्चा, ये जो अमीनो एसिड होते हैं, इनके बीच में ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछेगा क्वेश्चन? कि दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? दो अमीनो अम्ल की इकाइयों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, या कौन सी लिंकेज होती है? कौन सा बॉन्ड होता है? तो आप क्या बताएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जैसे हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट की 2 यूनिट होती हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक। वैसे अमीनो एसिड की 2 इकाइयों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रोटीन की 2 इकाइयों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, या क्वेश्चन आएगा 2 अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। चलो अब बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की। अगर बात करते हैं अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की, तो ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में कुछ पहले से होते हैं, कुछ हम बाहर से खाते हैं। ये सब बातें मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूं। प्रोटीन से एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, ये बात तो अपने खोपड़ी में बैठा लो कि प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन और बहुत सारा काम करता है। तो जरा लिखिएगा, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। क्या क्या काम करता है प्रोटीन? मैम, हम प्रोटीन खाना चाहते हैं, तो प्रोटीन से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा? तो अभी देखिएगा, लिखिएगा प्रोटीन के कार्य। क्या क्या काम करेगा प्रोटीन? प्रोटीन के काम क्या क्या होते हैं हमारे शरीर में? अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, अभी बताएंगे आपको कितना चाहिए एक दिन में प्रोटीन, वो सब बातें करेंगे अभी। एनर्जी तो मिलेगी, नो डाउट, एनर्जी कंपाउंड है। तो पहला तो फंक्शन ये लिख दो कि अगर आपने प्रोटीन खाया तो ये क्या देगा? एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, बिल्कुल देगा। दूसरा सुनो, आपने एक शब्द सुना होगा, हार्मोन। प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर हार्मोन का निर्माण करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। ये हार्मोन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगी कि प्रोटीन से बने हुए हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन कहलाते हैं। तो अगर मैम हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो इसका मतलब हमारे बॉडी में तो हार्मोन भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन
प्रोटीन क्या करते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है, एंजाइम्स बनाने में सहायक है। दे आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। आप एक सेंटेंस लिखो अपनी नोटबुक में, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये सेंटेंस लिखो जल्दी से। क्या लिखोगे? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अधिकांशतः जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अप्रोक्स 99.99% एंजाइम, कोई भी एंजाइम आपके बॉडी में, कोई भी नाम ले रहे हो आप बोल रहे हो मैम सलाइवरी अमाइलेज, आप बोल रहे हो पेप्सिन, आप बोल रहे हो इरेप्सिन, आप बोल रहे हो कोई भी नाम ले रहे हो XYZ, अप्रोक्स 99.99% एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो अगर मैम हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो एंजाइम्स भी नहीं बनेंगे। हाँ जी भाई, नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे, प्रोटीन घाव भरने में सहायक होता है, प्रोटीन वुंड को हील करने में सहायक होता है। लिखेंगे, घाव भरने में सहायक होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध पीजिए, सोयाबीन खाइए, उसके साथ अंडा वंडा, अगर नॉनवेज खा सकते हैं तो मांस मच्छी खाइए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन घाव को भरने में, बहुत घाव को हील करने में सहायक होता है। तो प्रोटीन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको स्टार कीजिएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी के साथ साथ घाव को भरने का भी काम करता है। आगे आपको पढ़ाऊंगी बच्चा, विटामिन सी भी घाव भरने में सहायक होता है, लेकिन विटामिन सी की बात अभी हम ना करें तो अच्छा है। फिलहाल हम न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, तो कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के साथ साथ हमारे घाव भी भर सकता है? तो वो प्रोटीन है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे बच्चा, जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। क्या बनाने का? एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, जो आजकल बहुत जरूरी है। एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, जर्म, वायरस को मारने का काम करती हैं। क्या करती हैं? बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस को। जैसे अभी आप जान रहे होंगे कि हम कोरोना का टीका लगवा लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या बन जाती हैं? कोरोना वाले वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। चलो अगला लिखो, प्रोटीन बनाता है हमारे बॉडी में टिश्यूज, हमारे टिश्यू और हमारी मसल्स, मांसपेशियां बनाने का काम करता है, बनाने में सहायक है। हमारे शरीर में जो हमारा मांस है ना, वो मांस कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतक और मांसपेशी निर्माण का काम करता है। इसीलिए तो मैंने कहा ना, जो लोग सिक्स पैक बनाते हैं, जो बॉडी में बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाते हैं, वो प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, क्योंकि बाइसेप्स ट्राइसेप्स सिक्स पैक्स किसके बनते हैं? मसल्स के बनते हैं, मांसपेशियों के बनते हैं। एक मांसपेशी है, उसको इस तरीके से बना दिया, ऐसे बना दिया तो 6 पैक बन गए आपके, इस तरीके से 6 पैक बन गए, इस तरीके से, ऐसे इसे बोलते हैं सिक्स पैक बने हुए बॉडी, है ना। तो मांसपेशी जो होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसीलिए जो लोग जिम वगैरह करते हैं, जिनको एनर्जी के साथ साथ सिक्स पैक वगैरह बनाना होता है, मसल्स पे काम करना होता है, वो क्या लेता है? वो प्रोटीन लेता है। लेकिन प्रोटीन नेचुरल खाओ, आर्टिफिशियल नहीं खाओ। तो बच्चों देखो, प्रोटीन कितने सारे काम करता है। ये कुछ मेन फंक्शन है। प्रोटीन एनर्जी बनाने का काम करता है, हार्मोन बनाता है, एंजाइम बनाता है, घाव को भरने में सहायक है, एंटीबॉडीज बनाता है, टिश्यू मसल्स बनाता है। तो सोचिए आप, प्रोटीन तो बहुत जरूरी है हमारी डाइट में, बिल्कुल जरूरी है प्रोटीन। और एक आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है प्रोटीन। अगर उसे प्रोटीन नहीं मिला तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसके अंदर क्वाशियोर्कर मेरास्मस जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाएंगी, है ना। तो बच्चा, इसके अलावा जो प्रोटीन है वो हमारे टिश्यूज और मसल्स बनाता है, इसलिए हम प्रोटीन को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। जैसे बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, तब जाकर ऐसे पूरा एक बिल्डिंग बन जाता है। ठीक वैसे हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनको बनाने में कौन सहायक है? प्रोटीन। तो ये हमारे शरीर के टिश्यू और ऑर्गन
ऑर्गन ब्लॉक हो गए और हमारा शरीर बिल्डिंग हो गया। तो हमारी इस बिल्डिंग के जो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक किससे बने हुए होते हैं? ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से न्यूट्रिएंट को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है, कौन से पोषक तत्व को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं हम? वो जो हमारे शरीर के ब्लॉक बनाने का काम कर रहा है, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स, कोई घाव पड़ गया है उसे वापस भरने का काम कर रहा है, तो वो कौन करता है? वो प्रोटीन करता है। और ये प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? ये प्रोटीन बने हुए होते हैं अमीनो एसिड के। अब जब बात करते हैं अमीनो एसिड की, तो बच्चा ह्यूमन बॉडी में, मैं हमारे बॉडी की बात कर रही हूं, मनुष्य के शरीर के लिए टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड की जरूरत होती है। हमारे बॉडी में टोटल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। अब इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इसेंशियल, एक होते हैं नॉट इसेंशियल। वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कल हम प्रोटीन पढ़ के लिपिड्स खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चा? ओके, तो कल हम पढ़ेंगे कि B20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में। नाम ज्यादा नहीं याद करना है, 5-6 याद करने हैं नाम। ठीक है? हाँ, टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ाएंगे। अभी रुको तो, अभी इतना आगे क्यों चल रहे हो आप हमसे? ये हम कल पढ़ेंगे। कल प्रोटीन खत्म करके हम लिपिड स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कल बिल्कुल बेटा 2 बजे ही होगी। आप रोज रोज मुझसे टाइमिंग क्यों पूछते हैं?